वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी फ्रेंड्स आप लोग की पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए जीके जीएस का मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ कल से फ्रेंड्स। तो देखिए 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें फ्रेंड्स मैं 50 प्रश्न आज मैं कराऊंगा, 50 प्रश्न कल कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। 50-50 प्रश्नों का मैं प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं 50 प्रश्न फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। देखिए पहला सवाल है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? कौन सा वो पत्रिका था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे दो सवाल और बनते हैं फ्रेंड्स कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने के शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था, ये भी याद रखिएगा। तो तीन सवाल इसमें बना। एक तो किसने समर्थन किया था, कौन सा पत्रिका? तो पायनियर ने। किसके शासनकाल में आपका पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के। इसको निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। तीनों याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775। 1775 से कितना? तो 1782 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वारेन हेस्टिंग्स। सवाल नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर प्रमुख चित्रकार थे। सवाल नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आज के चित्रकारी का जो दौर था फ्रेंड्स, जहांगीर के शासनकाल में सर्वोच्च स्थान पर रहा था फ्रेंड्स, इसलिए ये भी याद रखिएगा कि जो उस्ताद मंसूर थे वो जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे, जहांगीर के दरबार में रहते थे। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 आपका है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 है कि दैत्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य थे जो आपका दैत्यवाद के प्रतिपादक थे। सवाल नंबर 5 को देखिए, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। सवाल नंबर 6 को देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 6 का राइट आंसर होगा 1100 कितना 94 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और जयचंद की हार हुई थी। तो चंदावर की लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल देखें, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, संग्राम राज था जो लोहार वंश का संस्थापक था। सवाल नंबर 8 को देखें, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ ने। तारानाथ ने आपका बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। सवाल नंबर 9 देखिए। 9 नंबर सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है? तंजौर में है। आप लोग गेस करते चलिएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका चोल शासक राज प्रथम ने, ठीक है। राज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राज प्रथम ने, याद रखिएगा, राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पड़ता है? तंजौर में। 10 नंबर सवाल है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था फ्रेंड्स। इसी में है जो बौद्ध संगीत, इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में, चतुर्थ बौद्ध संगीति। 11 नंबर सवाल देखिए, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है?
टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद है जो निंदा करता है। अथर्ववेद है जो फ्रेंड्स आपका तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित वेद है। सामवेद है जो संगीत से संबंधित वेद है। यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य में है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो सभी को याद रखें। 13 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखें, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। 14 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उसे अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। 15 नंबर सवाल को देखें कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। किसी ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुध हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 16 को देखें कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी को कहा जाता है। 17 नंबर सवाल देखें सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड है जो आपका स्थल रुद्ध देश नहीं है। चलिए 18 नंबर सवाल है, आप फिर सवाल नंबर 18 देखिए। सवाल नंबर 18 है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। ये आसवान बांध आपका नील नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ, ये भी पूछा जाता है, तो विक्टोरिया झील है। अगर जो पूछा जाए विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो आपका अमेजन हो जाएगा, याद रखिएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, आसवान बांध किस नदी पे है, तो नील नदी पे, सब याद रखें। 19 नंबर सवाल को देखें, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा का सहायक नदी इनमें से कौन है। 20 का राइट आंसर हो 1 2 3, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 मूसी, कोयना और दूध गंगा। मूसी, कोयना, दूध गंगा है जो कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में जो भी ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भी होती है। ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 करते हैं। कौन कौन करते हैं, तो असम 1, मेघालय 2, मिजोरम 3, पश्चिम बंगाल 4 और त्रिपुरा 5। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो टोटल 5। कौन कौन मैंने बताया, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। 30 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1914 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसी समय ये निर्धारण किया गया था। ठीक है, मैकमोहन रेखा का 1914 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के आपका लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 25 देखें। सवाल नंबर 25 आपके सामने है कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दीनदयाल बंदरगाह जो आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के पश्चिमी तट गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह से पूछा जाता है कि मारमा गोवा, तो मारमा गोवा जो बंदरगाह पड़ता है गोवा में पड़ता है। फिर नहावा सोवा, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नहावा सोवा जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक मंगलुरु है जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो तीनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। गुजरात में भी आपका भारत के पश्चिम तट पर स्थित है ये फ्रेंड्स।
दूसरा में एक नहावा सोवा, ठीक, नहावा सोवा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 आपका है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। देखिए कुल पूछ रहा है, ठीक है, किस राज्य का स्पेशल नहीं पूछा जा रहा है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर जो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो स्थलीय सीमा की लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, स्थलीय सीमा की। अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन तटीय भाग की लंबाई अगर पूछा जाए तो इसका है लगभग आपका 7,516 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर। याद रखिएगा 7,516 किलोमीटर है जो आपका तटीय भाग की लंबाई है। तो ऑप्शन में एक भी नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखें। 27 है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। अच्छा सवाल है 27 का। ये देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कानपुर में पड़ता है। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कानपुर में पड़ता है। सवाल नंबर 28 को देखिए। 28 नंबर सवाल है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर 1965 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 29 को देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको टांसले ने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने किया था। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है जो कौन है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तारापुर, काकरपारा या रावत भाटा या नरोरा। तो 30 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर, ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है तो तारापुर है। चलिए सवाल नंबर 31 को देखें कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। 31 का करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। 32 नंबर सवाल को देखें, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। 32 का करेक्ट आंसर 1980 ईस्वी में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में आपको पारित किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत में वानिकी दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। तो 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1980 में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है जो आपका कहाँ पड़ता है तो रोम में पड़ता है। चलिए 34 नंबर सवाल है आपका कि राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक किसने लिखा है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से खास करके, क्योंकि राजनीति की रपटीली राहें बहुत ही फेमस बुक है। इसका लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा। एक और अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेमस बुक है संसद के 3 दशक, याद रखिएगा, संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक ये पुस्तक का नाम है। संसद के 3 दशक भी पुस्तक का नाम है और इसका लेखक भी है जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी है। तो राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। चलिए रिवीजन करते चलिएगा फ्रेंड्स, बहुत सा प्रश्न आप लोग को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है एग्जाम की दृष्टिकोण से, पूरा जरूर देखें। 36 नंबर सवाल देखें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया। 13 के अनुसार पूछा जा रहा है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 रुपया प्रति किलोग्राम। 37 नंबर सवाल को देखें कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। अगला 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 नंबर सवाल आपका है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से
किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कौन सा विषय को शामिल नहीं किया जाता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, ये सभी को शामिल किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं फ्रेंड्स, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? टॉप मोस्ट VVI सवाल है ये फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी फ्रेंड्स। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से जो है आपका हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था, और खास करके आपका कृषि पर भी विशेष जोर दिया गया था। तो याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। और किस मॉडल पे आधारित था फ्रेंड्स? तो हैरोड डोमर के। और इसका कार्यकाल कितना था? तो फ्रेंड्स प्रथम आपका जो पंचवर्षीय योजना का, तो 1951 से लेकर के कितना 1956 तक था का इसका कार्यकाल। इस सभी को याद रखें। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका सेवा क्षेत्र आता है। फिर प्राथमिक आपका कृषि, पशुपालन, ये सब आता है, सबको याद होगा। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल थे। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति का पूछा जा रहा है। ठीक है, किसका? सलाहकार समिति का। तो सलाहकार समिति का जो आपका अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। 42 नंबर सवाल है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय, ये सब जो संप्रधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया है। और संघात्मक व्यवस्था है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, संघात्मक। ठीक है, जबकि संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अमेरिका से, रूस से मौलिक कर्तव्य, कनाडा से आपका संघात्मक व्यवस्था, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया, ये भी याद रखें। 43 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 43 नंबर सवाल आपका है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? अच्छा सवाल है। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में वर्णित है। 44 नंबर सवाल को देखें, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 तरह से ये समाप्त किया जा सकता है। कौन कौन 3 तरह है? परित्याग कर करके, पर्यावसन कर करके, ठीक है, पर्यवसान कर करके, और वंचित कर करके, 3 तरह से किया जा सकता है। याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? अच्छा मॉडरेट क्वेश्चन है, तो 3 तरह से समाप्त किया जा सकता है, परित्याग कर करके, वंचित कर करके, और पर्यवसान कर करके। 45 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में आपका ये किया गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। और ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी सभी अभिभावक का बन गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है, ये भी याद रखिएगा। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में। चलिए अगला 46 नंबर सवाल को देखते हैं, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत अच्छा सवाल। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से, अनुच्छेद 49 में है। 47 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का कर रहा है ना, तो क्रम के अनुसार है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया आपका 14वां, और उपराष्ट्रपति कौन है? 13वां है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रम के अनुसार से 14वां है, जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है जो क्रम के अनुसार से 13वां है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति हो गया 13वां, याद रखिएगा। और ये आपका वेंकैया, आपका जो कोविंद है, जो रामनाथ कोविंद है, जो आपका कैवा है? 14वां है, याद रखिएगा।
चलिए 48 नंबर सवाल, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? 48 का राइट आंसर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में किस राज्य की विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य के दर्जा, 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गॉडगिल फार्मूले के आधार पर। अगला लास्ट सवाल इस वीडियो का देखते हैं फ्रेंड्स कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का होता है। देखिए फ्रेंड्स अभी 50 प्रश्न मैं कराया कि अभी तबीयत मेरी उतनी अच्छी नहीं है कि कंटिन्यू मैं 1 घंटा रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो देखिए 50 प्रश्न मैंने अभी कराया जीके जीएस का, इसका पार्ट टू कल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से 50 प्रश्न का आपको जीके जीएस का करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। साथ में फ्रेंड्स इस सिलेबस के अनुसार भी क्वेश्चन मैं टाइप कल से शुरू कर दिया हूँ, तो हिंदी के और जो भी है सिलेबस है उसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन टाइप करके प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे ही तबीयत ठीक होगी फ्रेंड्स 8:30 बजे से आपको लाइव क्लास में लूँगा और सभी को वेबसाइट पर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सभी प्रश्नों का मैं वेबसाइट पे प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा gkmastermind.com, गूगल में सर्च करिएगा, वहाँ पर जाके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है जो आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।